नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्रे। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 10 जुलाई 2025 से सुनवाई चल रही है। अब याचिकाकर्ता कितने हैं, इतना तो अगर गिनती कोई हमको बता दे, अगर हम ही गिनती कर लें तो हमें भी कटोरी चम्मच का कहीं न कहीं से अवार्ड मिल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी याचिकाएं हो चुकी हैं, अब गिनती नहीं कर सकते। बंगाल की याचिका, बिहार की याचिका, यूपी की याचिका, केरल की याचिका, तमिलनाडु की याचिका, एक-एक प्रदेश में एक-एक प्रदेश में आधा दर्जन याचिकाकर्ता हैं। डीएमके है तो वाइको है तो टीवीके के विजय है, एक-एक प्रदेश में। लेकिन इतनी याचिकाएं, इतनी सुनवाई, इतनी जिरह, नतीजा सिफर। आज हम नतीजे की बात ही नहीं करेंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नतीजों पे हम चर्चा नहीं करने आए हैं। हम उस जिरह को लेकर के आए हैं, जो जिरह आपको जानना ज़रूरी है। आप जिस लोकतंत्र में रहते हैं, अगर इस लोकतंत्र को लेकर के एडुकेट होते, उस लोकतंत्र की समझ होती हमें और आपको सबको, तो कोई इतनी गुस्ताखी करता ही नहीं। दरअसल ये जो गुस्ताखबाज हैं, इनको ये गुमान है, ये यकीन है कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, उनको कोई पता नहीं है संविधान के बारे में, कोई जानकारी नहीं लोकतंत्र के बारे में। तो जो ये जिरह हुई है, इस जिरह में क्या औकात है चुनाव आयोग की? मैं ये शब्द इस्तेमाल कर, हम में तो बहुत सोच समझ के नहीं लिखे, वो बताया है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने सूर्यकांत के सामने ज्ञानेश कुमार की बखिया उधेड़ दी। 34 मिनट तक नॉन स्टॉप चुनाव आयोग की पोल खोली है। चुनाव आयोग के पास विधायी शक्तियां क्या हैं? ये बड़ा टेक्निकल इशू है, मैं पहले कर रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, ये सब चीज समझना जरूरी है। हमें, आपको, सबको, हमें भी समझना जरूरी है। हम भी रोज समझते हैं। क्या चुनाव आयोग के पास विधायी शक्तियां हैं इतनी? वो अपने मन से जो मन करे नियम कानून बना के थोप दे। सब सूर्यकांत के पास रखा गया सामने दलील, एक एक संविधान के अनुच्छेद के बारे में खोल करके बताया सिंघवी ने। और हकीकत में कहूं तो मैं, एक 34 मिनट की फुटेज आई, फिर 19 मिनट की आई। उन फुटेज में बीच-बीच में सूर्यकांत की बातें हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, फिर मैं हेमंत जी के पास चलूंगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए 2003 जिसको रखा गया है सीमा रेखा, 2003 तक के जो मतदाता सूची में मेरे पिताजी का नाम नहीं था, मेरे बाप का नाम नहीं था, वो मतदान नहीं कर पाए। अब मैं फिर क्या करूंगा? मैं कहां से लेकर के आऊंगा? क्या उपाय है मेरे लिए? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर 2003 तक आपके पिता का नाम नहीं था और 2003 के बाद आपने कोई प्रयास नहीं किया, आप नहीं ला पाए अपना नाम, तो फिर आप चूक गए। यही मान लीजिए, फिर चूक गए। ये ये बताइए, लोकतंत्र में फिर चूकना और पाना, ये लोकतंत्र में ये मतलब, मैं निजी तौर पर मैं ज्ञानी, मतलब सूर्यकांत के तो भाई ज्ञान का मतलब 100वां क्या 1000वां लाखवां हिस्सा भी नहीं हूं। लेकिन चूकना और पाना, ये शिकारी हैं क्या जंगल के, कि चूक गए, शिकार में निशाना नहीं लगा, मिस कर गए? अधिकार है माननीय सूर्यकांत, ये अधिकार है, ये बाबा साहेब का दिया हुआ अधिकार है, ये संविधान का दिया अधिकार है। यहां पर चूकने पर फिर ये नहीं कि आप चूक गए तो सदा के लिए चूक गए। ये अधिकार देना पड़ेगा। इसको ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगी, ना चुनाव आयोग रोक पाएगा। दोनों की इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि दोनों संविधान के अधीन है। मैं खबर दिखा दूं कुछ,
और फिर चलता हूं। ये बड़ी बहुत रोचक था, बहुत टेक्निकल है, लाने में भी रिस्क था, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे। चुनाव कराने की आड़ में, ये हेडलाइन उसकी है, चुनाव कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं कर सकता ईसी, इलेक्शन कमीशन। सीजेआई सूर्यकांत से क्यों बोले अभिषेक मनु सिंघवी। चुनाव की आड़ में क्या कर रहा है वो? विधायी कार्य कर रहा है। आगे दिखाइए अगली हेडलाइन। इलेक्शन कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं कर सकता चुनाव आयोग, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील। चलिए अब भीतर, थोड़ा सा इसके भीतर कुछ झलक दिखा दें। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान नागरिकों पर अनुचित प्रक्रियात्मक बोझ डाला जा रहा है। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि किसी भी मानदंड से यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग संविधान की योजना के अंतर्गत विधायी प्रक्रिया में एक तीसरा सदन। इस समझिएगा लाइन को, सब लीगल लैंग्वेज में थोड़ा है। संविधान का एक अंग होने मात्र से उसे विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून का संदर्भ लिए बिना अपनी इच्छानुसार कानून बनाने की पूर्ण शक्ति नहीं मिल जाती है। संविधान के जो अंग हैं उन सबके कार्य तय हैं। विधायी कार्य के लिए अलग है, न्यायिक कार्य के लिए अलग है, तो ये कानून बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। संवैधानिक आधार पर दलीलें पेश करते हुए सिंघवी ने कहा कि निर्वाचन आयोग इसकी आड़ में मूलभूत परिवर्तन कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 324 चुनावों का परिवीक्षण का जो है 324 को अनुच्छेद 327 के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से देखा जाना चाहिए, जो संसद को चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। सिंघवी ने जून 25 में जारी किए गए एक फॉर्म पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें सत्यापन के लिए 11 से 12 विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई थी, और पूछा नियमों में इसका उल्लेख कहां है। चलिए एक और दिखा दीजिए बस। वहीं सिब्बल ने बृहस्पतिवार को अपना पक्ष रखते हुए बूथ स्तरीय अधिकारियों की शक्तियों के दायरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में तैनात करना मूल रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है। एक टीचर, अध्यापक, वो नागरिकता तय करने का अधिकार उसके हाथ में दे दिया जाएगा। एक बीएलओ वो मानसिक विक्षिप्त यानी आदमी मेंटली रिटार्डेड है, पागल है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये तय करेगा बीएलओ। जो खुद ही मानसिक दबाव में अपनी जान दे रहा है, वो दूसरे को मानसिक अवस्था कैसे बताएगा भाई? वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, कौन है? हेमंत भाई जरा भैया 2-3 फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए लोगों को कोर्ट रूम, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं चाहता था पूरी सुनवाने को, हो सकता है इस कार्यक्रम के अंत में मैं लगवा ही दूं, तो सुन लीजिएगा आप लोग। ये है वो कोर्ट रूम में, सामने देखिए बागची और सूर्यकांत हैं, और इधर देखिए अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और सिब्बल साहब भी वहीं पर बैठे हैं। आखिर में 34 मिनट वाला नहीं होगा तो डाउनलोड करके इसको लास्ट में लगा भी दीजिएगा, कंट्रोल रूम से कहता हूँ। पूरा जिसको सुनना होगा वो पूरा एक बार देखे। मैं चाहता हूं कि लोगों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ये मतलब हालांकि लॉजिकल बातें तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होती ही हैं, लेकिन आजकल लॉजिक कहाँ, लॉजिक की वैल्यू बहुत घट गई है, उसका सेंसेक्स डाउन है लॉजिक का। ये भैया कानून, हालांकि वहां पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कानून, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, ये 11 दस्तावेज पर आपकी नागरिकता तय होगी कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। ये शक्तियां वाकई बहुत वैलिड सवाल है। ये क्या है चुनाव आयोग के पास? चुनाव करवाने की पूरी शक्ति है, लेकिन उसकी आड़ में ये क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ लोकतंत्र से। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 1950 में जब ये देश गणतंत्र के तौर पे अपना संविधान अपनाया 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेकर के और ये कहिए कि 24 जून 2025 तक इस देश में वोट का अधिकार ऐसा अधिकार था जो आपको 18 साल का होते ही स्वतः स्फूर्त सरकार की तरफ से बिना कोई दिक्कत के कोई व्यक्ति आपके घर आता, फॉर्म भरवाता और आपको मिल जाया करता था। ये इस साल 24 जून तक की बात है।
उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी को एक आकाशवाणी हुई, और उनको जब महाराष्ट्र की उनकी वोट चोरी का खेल पकड़ लिया गया, उनका और उनके गुरु राजीव अग्रवाल का, तो उन्होंने फिर ये नई टेक्नोलॉजी निकाली, एसआईआर वाली। ठीक। और वो एसआईआर जो 2003-4 के बाद नहीं हुई थी, उसको 21 साल बाद ये वैधानिक रूप के अंदर उसको लेकर के आए कि अब हम कराएंगे। तो एक मूल सवाल तो वही अटकता है कि बिल्कुल ठीक बात है, मतदाता सूचियों के अंदर शुद्धि तो होनी चाहिए, शुद्धता तो होनी चाहिए, किसको विरोध है इस बात का? किसी विदेशी को भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी कोई अधिकार नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आशीष भाई कि इतने बड़े बिहार में आपने कर दी, उसमें कितने विदेशी नागरिकों के नाम निकाले, एक बार बताइए। एक तो बहुत जरूरी है वो, ज्ञानेश गुप्ता से उसने सवाल भी पूछा था, वो केवल इस सवाल को टाल गए बड़ी चतुराई से, छोड़ दीजिए। कोई कितनों को हटाया वो नहीं बता रहे, विदेशियों को। मेरा सवाल यह है कि इस पूरे खेल में अगर एक भी हमारे नागरिक का वोट कटता है, एक भी जिसका के हक है और जिसका वोट काट दिया जाता है किसी भी कारण से, तो क्या ये लोकतंत्र को आप इसको ठीक मानेंगे या इसको गलत मानेंगे? आपको पता है एक चीज का, जब आज से जब 10-12 साल पहले, जब अपन 15 साल पहले रिपोर्टिंग किया करते, तो कहीं पे क्या था, किसी गलती से जो बूथ बूथ पे खेल होते थे, किसी मृतक की वोट डल जाती थी, किसी मृतक की खेल के दौरान, जो खेल होता है ना अलग अलग फर्जी वोटिंग ये वो, और वो मान लीजिए इलेक्शन कमीशन उसमें चला गया पिटीशन में, जो हाई कोर्ट के अंदर, और वो बात प्रूव होगी, तो आपको पता है चुनाव रद्द हो जाएगा, तक मृतक की वोट से बन गया। ध्यान है आपको ना, ये पहले होता था। आज की तारीख में कुछ भी हो रहा है। ज्ञानेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में क्या हो रहा है कि वोट पड़ी 98, गिनी आपने 105। ये संभव है क्या? वोटिंग मशीन में वोट पड़ रही है, तो 98 गिरी, तो 105 कैसे गिनी आपने? और ये लोकसभा के अंदर भी गिनी आपने, ये उड़ीसा के अंदर भी गिनी आपने, और हर एक स्टेट के अंदर गिनी आपने। एक तो ये कैसे हो रहा है? आप शुद्धियों की बात कर रहे हो। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक भी जायज व्यक्ति का कट गया वोट, उसका दोष क्या कोई ले लेगा क्या? और आपने जो बात कही ना, वो पूरी नहीं कही, वो पूरी बात बताना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इन्होंने कहा ना माननीय सूर्यकांत जी ने, वो संवाद एक बार मैं दोबारा आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोट एंड कोट इन्होंने कहा, बेसिकली जब बातचीत हो रही थी, सिब्बल ने कहा कि विदेशी नागरिकों के जो नियमन विदेशी अधिनियम के तहत जैसे है, नागरिकता साबित करने का दायित्व व्यक्ति पर है, वह विदेशी नहीं। उन्होंने कहा मैं यह दायित्व कैसे निभाऊंगा जब मेरे पिता ने 2003 की मतदाता सूची के तहत वोट नहीं दिया था, या उनकी मृत्यु उससे पहले हो गई थी। ठीक। इस पर प्रधान न्यायाधीश महोदय कहते हैं, सूर्यकांत जी, लेकिन अगर आपके पिता का नाम सूची में नहीं है और आपने इस पर काम नहीं किया, तो शायद आप चूक गए। अब इस मामले पे 2 दिसंबर को फिर से, मतलब चूक गए का क्या मतलब है? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? मेरे पिताजी ने 2003 में किसी भी कारण से वोट नहीं दिया था, छोड़ दीजिए इसमें, नहीं दिया, या वोटर सूची में उनका नाम नहीं था, या वो इस जगह पे नहीं रहते थे, तो इसका मतलब क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। ये इसको तर्क कहेंगे आप? ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या ये चीफ जस्टिस जो ये कह रहे हैं, ये जो संवैधानिक दायरा है, क्या उसके अंदर है या बाहर है? इस पर मैं और आप कंगारू कोर्ट कभी नहीं लगाते, हम तो वैधानिक पोजीशन रखते हैं लोगों के सामने। ठीक। जैसा मैंने कहा 1950 से लेकर के और 24 जून 2025 तक ये ऐसा अधिकार था वोटिंग का जो आपको स्वतःस्फूर्त संविधान से मिलता है, और आपको कोई चीज प्रूव नहीं करनी होती। ठीक। और इसमें एक अदरवाइज पोजीशन और है आशीष भाई, ये आशीष चित्रांशी, मैं डीएम हूं नोएडा का, और मुझे यह शक हुआ कि आशीष चित्रांशी भारत के नागरिक नहीं है या उनको वोट का अधिकार गलत है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे गलत है। आशीष चित्रांशी के ऊपर ऑनर्स नहीं है कि वो बताएं कि मैं भारत का नागरिक हूं। मैं अपने सबूत अकाटे लाऊंगा डीएम के तौर पर कि इनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये कारण। तो क्या ये जो एसआईआर हो रही है, ये इन 2 पैमानों पे खरी उतरती है क्या? भारत का नागरिक का जन्मजात अधिकार है वोट डालना, आप उसको विदेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर उसका वोट काट करके हासिल क्या करना चाहते हैं? ये सवाल मूल है बेसिकली। और बिल्कुल ठीक जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो 34 मिनट से भी ज्यादा की तकरीर है, 34 मिनट 52 सेकंड या समथिंग लाइक दैट, बहुत ही अद्भुत है वो जो बातचीत उन्होंने की है, जो उन्होंने तर्क दिए हैं, अकाटे तर्क हैं वो। लेकिन सवाल ये कि किसको दे देंगे? जब कोई, मैंने जो, आपने मेरी बात सुननी नहीं, आप बैठे हुए हो, आपको जो मन में आया आपने वो करना है, तो मैं बोलता रहा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? और जवाब दे तो दिया कि आप चूक गए।
इतनी बौद्धिक बहस के बीच में, वैधानिक बहस के बीच में कानून बनाने का काम इस देश में किसका, आशीष भाई? संसद का है, एकदम। सेंट्रल हाँ लेवल पे, और हाँ राज्यों के अंदर विधानसभाओं का है। हाँ। ठीक। चुनाव आयोग का काम क्या है? इलेक्शन का ओवरऑल सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस। इसके अलावा कोई काम है क्या? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि इन 12 डॉक्यूमेंट्स के तहत जिनके पास होगा उसका वोट का अधिकार होगा? दिखाइए कानून का, दिखा दे ज्ञानेश गुप्ता। तो कानून उसने बनाया कि नहीं बनाया? इसको भी छोड़ दीजिए। ये जो 12 अधिकार, 12 जो 12 कागज की, आधार तो बाद में जुड़वा है ना, पहले तो 11 थे। उनमें से कौन सा एक डॉक्यूमेंट मुझे ऐसा बता दीजिए जिसे वो भारत सरकार नागरिकता का आधार मानती है? बता दे। हाँ हाँ। एक डॉक्यूमेंट। सूर्यकांत बता दे, माननीय राष्ट्रपति महोदय बता दे, प्रधानमंत्री जी बता दे, भाजपा की आईटी सेल बता दे कि कौन सा एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके आधार पर आप 100% कह सकते हैं मैं भारत का नागरिक हूं। हमारे यहां नागरिकता का खाता ही नहीं, खाता ही नहीं। और जब कोई भी चीज आप करने चलते हैं, चाहे एनआरसी है, चाहे वो सीए है, चाहे ये वोटर लिस्टों के नाम पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आप समावेशी बनाने की कोशिश नहीं है आपकी, माफ कीजिए, इंक्लूसिविटी नहीं है उसके अंदर। आपकी जो मूल मंशा है वो एक्सक्लूसिविटी की है। मुझे आशीष चित्रांशी को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा वोटर नहीं है। मुझे उसको किसी भी कीमत पर उसकी वोट काटनी है, चाहे मैं एसआईआर के जरिए करूं, चाहे पन्ना प्रमुखों के जरिए करूं, चाहे किसी और जरिए से करूं। और मेरा आशीष चित्रांशी का कोई वाली वारिस नहीं है, वो घूमता रहेगा बेचारा। आप इस देश के मूल संविधान के मूल बिंदु पर इस तरह का खिलवाड़ होते अपनी आंखों से देख रहे हैं हर रोज। बिहार के चुनाव से पहले 10 जुलाई से लगातार ये बहस चल रही है। पहली बहस सुन के मैंने और आपने उस दिन कहा था कि टाइम बाइंग के अलावा कुछ नहीं होगा, चुनाव हो जाएगा सब, अगर सब कुछ वही नहीं हुआ हो तो टाइम लाइन मिला लीजिए। केवल क्या है आशीष भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर भी, ये कोई ज्ञानेश गुप्ता की अपॉइंटमेंट का मामला थोड़ी है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद फैसला कर लोगे आप, शायद तब भी ना हो, शायद तब भी ना हो। आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो? एक तरफ तो आप ये कहते हो कि मैं रात को 12 बजे तक भी सुनने को तैयार हूं, और जो मूल बिंदु है उन मूल बिंदुओं पर आप चर्चा, आप कह रहे हो कि चूक गए, फिर तो आप चूक गए। ये लाइटर नोट में भी नहीं हो सकता। जब इतनी गंभीर बहस चल रही है, इस तरह की बात मजाक में भी आप नहीं कर सकते। आप भारत के नागरिक हैं, आपको वोट का अधिकार देना स्टेट का काम है। अभी तक तो था। नए भारत में, नए चुनाव आयोग में क्या होगा, आशीष चित्रांशी और मैं नहीं कह सकते। लेकिन आर्टिकल 324 और 327 को जो एक कंटिन्यूटी में जो पढ़े जाने की जरूरत है, उसमें बिल्कुल ठीक बात वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो अपने आप को एक विधायी सदन के तौर पर पेश कर रहा है। और विधायी सदन क्या होता है कि मैं तो अपने हिसाब से कानून बनाऊंगा। 11 दस्तावेज कहां से आए बता दीजिए मुझे, कहां लिखे हुए हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार भी ले लो, ले लो, कोई बात नहीं। जितने लोग बैठे हैं वहां पर, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, वट एवर दे डिजर्व, क्योंकि आपको पता है आजकल तो दिशा निर्देश अपलोडिंग वाले भी बनने वाले हैं, आधार दिखाने वाले भी बहुत सारे बनने वाले हैं, तो उस दिन का इंतजार कीजिए अभी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो मूल बिंदु थे, इन बिंदुओं पर बहस शुरू में होनी चाहिए थी कि आखिर में होनी चाहिए थी, या होनी नहीं चाहिए थी? बिहार का हो गया, अब बंगाल का भी हो जाएगा, तमिलनाडु का भी हो जाएगा, आप करते रहिएगा, क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा हॉट मामला कहां का है? बंगाल का। ठीक। 4 तारीख जो आ रही है, 4 दिसंबर, उस तक एसआईआर होनी है। 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आनी है वोटर्स की, ठीक, बंगाल की। और 9 तारीख को ही चुनाव आयोग फैसला करेगा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ मिली तो हम तारीख बढ़ा देंगे। किस चीज की तारीख बढ़ाएंगे? ड्राफ्ट लिस्ट की है? क्या कहूं? आप मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं? कहने का मन है, लेकिन आमतौर पे कुछ शब्दों की सीमा रहती है। संवैधानिक संस्थाएं अपना रास्ता भूल जाए। हेमंत भाई, मैं बता देता हूँ, शब्द सीमा उमा नहीं है। ये जो भय फैला रखा है ना, एक सरकार का भय और एक सुप्रीम कोर्ट का भय, वही है कि सुप्रीम कोर्ट का भय है, कल को कहेंगे कहाँ है हेमंत, लाओ भाई खड़ा करो इसको और चलो। नहीं आशीष भाई, ये इसको आज का आप भय नहीं कह सकते। इसको दूसरी बात, मैं इसको दूसरी बात शब्दों में कहता हूं इसको, वो भी क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे काम भी कर चुका हूं। ये एक संस्था के प्रति हमारा श्रद्धा भाव और सम्मान है, वो भी संविधान के तहत। मैं हेमंत भाई, मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर हेमंत अत्री की वजह आशीष चित्रांशी कह दूं, अगर मतलब मान लिया उसको समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है?
ये श्रद्धा भाव लायक इंसान भी होना चाहिए, संस्थान भी होना चाहिए श्रद्धा भाव लायक। बिल्कुल मैं बहुत बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट पर न रत्ती भर श्रद्धा भाव है और न सम्मान का भाव। किस पे करें? कापर करूं करूं सिंगार पिया मोर आनंद रे। ये एक लाइन है, पता है, एक लाइन साहित्य में, मतलब लोक साहित्य में, इस लाइन के भीतर लोग कहेंगे कि श्रृंगार की बात करें। इस एक लाइन में डेमोक्रेसी को आप समझ सकते हैं। ये लाइन लिखी थी किसने मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हमने बचपन से सुना। हमारे यहाँ लोक साहित्य में जो तमाम मुहावरे टाइप चलते हैं उसमें कहते हैं, कापर करूं श्रृंगार। एक महिला की वेदना है, ये एक महिला की वेदना है। कापर करूं श्रृंगार पिया मोरे आन्हर रे, कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? मेरा पिया, मेरा प्रियतम, वो तो अंधा है, तो किसके लिए श्रृंगार करूं? कौन देखेगा मुझे, कौन सराहेगा मुझे? यही बात है, आज नहीं यही अजीत स्थिति है कि अजीत भाई, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की दृष्टि अब मध्यम नहीं हुई है, खत्म हुई है। तो जब खत्म हुई है तो ये सम्मान उम्मान नहीं। अगर आशीष चित्रांशी शब्दों की मर्यादा रख रहा है तो एक के लिए रख रहा है कि ये लोग जेल में डाल देंगे, बस इतना। मैं तो सीधा बात, मैं तो बहुत क्लियर, नहीं घुमाना नहीं फिराना भाई। आशीष भाई एक चीज याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इस देश में एक ही ऐतिहासिक काम किया था, और वो था जेल का डर खत्म करना। ये नहीं, समस्या आज ही जेल के डर की है। ये समस्या ही जेल के डर की है। अगर इस जेल का डर इस देश के लोगों से निकाल दिया जाए, जेल में भी आदमी रहते बाय द वे, जेल में आदमी रहते, कोई दिक्कत नहीं। ये भय के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अगर एक बार ये तय कर लिया ना कि आओ जेल भरो, अगर जेल भरो का तय हो गया तो भागते फिरेंगे, इनको 2 घंटे में पसीने आ जाएंगे। ठीक है ना। गुरु। हरियाणा के अंदर एक छोटा सा कैंपेन चल गया, छोटा सा, कि जितने भी एक्सप्लिसिट शीटर उनको पकड़ के अंदर डालो। जेल विभाग के हाँफ रहा है, जेल विभाग क्या करे, पकड़ लिए इतने, अब रखें कहा उनको। और देश का आम नागरिक अगर उस पर आ जाए, जिसकी हम रोज बात करते हैं कि लड़ाई सड़कों की है, ये चैनल की लड़ाई है ही नहीं, या किसी और चीज की लड़ाई नहीं। आप सोचिए क्या बात है, वल्गैरिटी को लेकर के कानून की बात चल रही थी इसी सुप्रीम कोर्ट में, घुमाया, वल्गैरिटी की घुमा। बात। ठीक, हाँ, सांप्रदायिकता की बात, सांप्रदायिक जहर की बात, डिवीजन की बात, किसी रूप में ले लो, क्या बातचीत हुई बताने में भी यार मुझे लगता है कि व्हाट नॉनसेंस वी आर टॉकिंग एंड वेयर वी आर। कहते हैं कि साहब इस पे ना आधार कार्ड के साथ इसको आधार कार्ड दिखा दे, वो आपका सारा डेटा कहां चला जाएगा भाई साहब? आधार कार्ड दिखाते ही आप उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या दे रहे हो? सोचिएगा, ऐसे क्रांतिकारी विचार। फिर कहते हैं कि कोई भी न्यूज कंटेंट वायरल कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट चर्चा हो रही है बाकायदा, जैसे वो आईटी के स्पेशलिस्ट बैठे हुए, पूरा ज्ञान दिया उस पर, वायरल ऐसा होता है, रेवेन्यू ये होता है। मतलब आपका काम ये रह गया, उस पर रिसर्च करोगे आप, काम और उसको है भी ही छोड़ नहीं है, दीजिए, इनके उसको पास भी छोड़ काम दीजिए, कहाँ है? उसको भी छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे चलिए। मतलब व्हाट एब्सर्ड दे टॉक, आई जस्ट रियली फेल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट व्हाट दे आर डूइंग। कि कैसे अपलोड होगा उसके लिए एक मैकेनिज्म, सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बना दीजिए। तो भाई साहब फिर उसको सरकारी कर दीजिए ना, घोषित कीजिए, व्हाट आर यू डूइंग? और कहीं कोई आप कर लो, आप 4 दिन और कर लो। मैं तो आपको लोकसभा चुनाव के टाइम कहा करता कि एक बार इस बार और जिता दो, आपका भी इंतजाम होगा, कहा करता मैं आपको। वो चीज आ गई, और कौन कर रहा है? हैरानी की बात यह है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट करा रहा है, जिसका काम है राइट टू फ्री स्पीच को डिफेंड करना। गुरु, यू टेक यही इट तो अदरवाइज। समझना है देश को, यही समझना है। इस देश में हर वो काम जो सरकार के करने पर अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है, वो काम सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए होगा। आप देखिएगा अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सरकार तो कहेगी सुप्रीम कोर्ट की नजर थी, देश में गलत हो रहा था। और दूसरी बात जो आपने कहा, जेल, यह सामूहिकता है देश की। गांधी गांधी आज मैं गांधी का मतलब कहे ना कि हम कट्टर अम्बेडकराइट और गांधी जी परम भक्त। गांधी जिस दौर में लड़े थे, मुझको लगता है कई जगह पर हालात आज मुश्किल है। गांधी के दौर में जो जेल जाता था ना, तो आम भारतीय के मन में पता है क्या परसेप्शन बनता था? ये फिरंगियों से लड़ रहे हैं हमारे भाई, समझिए, ये फिरंगियों से लड़ रहे हैं हमारे भाई। इनके ये देखिए अपने जान की परवाह किए बिना जेल में है, तो उनके प्रति सिंपैथी पैदा होती थी, उनके साथ आदमी खड़ा होता था।
कि हम होली जला देंगे विदेशी कपड़ों फिरंगी अगर हमारे भाइयों को मारेंगे, फलाने का ऐसा। आज जेल में डाल दिया जाए ना, आज आज जेल में डाल दिया जाए हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी, इस देश के मतलब कहते ना कि एक रोए पे फर्क नहीं है, एक रोए पे फर्क नहीं है, कहेंगे देशद्रोही है। मोदी जी अपने विश्वगुरु के बदनाम कर रहा था, देशद्रोही है। यह फर्क भी समझना होगा। सोनम वांगचुक उससे क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं हो सकता है हेमंत भाई, उससे क्लासिकल नहीं। जो -15 डिग्री में जो जवान खड़ा नहीं हो पाता था, उसको +15 डिग्री का वो एक टेंट बनाया है। एक सोनम वांगचुक का एक्सपेरिमेंट है, मेरे पास उस पर पूरा डिटेल भी है, फोटोग्राफ्स भी हैं। जो सियाचिन वगैरह में -15 -17 में सैनिक रहते थे, उनके लिए छोटे छोटे टेंट बनाए, जिसका अंदर का बाहर टेम्परेचर -20 है, उस टेंट में घुसते ही +15 टेम्परेचर में वो जवान आ जाएगा। जो फ्लैगशिप योजनाओं में एम्बेसडर हुआ करता था, चेहरा जिसके चेहरे पर मोदी जी अपना प्रचार करते थे योजनाओं का, उसको जेल में डाल दिया। कितना महीना हो गया? करीब 3 महीना होने जा रहा है, 3 महीना होने जा रहा है ना। बता दो जरा, देश के किस कोने में, केरल में, कन्याकुमारी में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, किसको परवाह है कि देश के लिए, देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, हमारे एक भारत के एक हिस्से के जो है स्वायत्तता के लिए, उसके हक के लिए लड़ रहा था जेल में। किसे फर्क है? किसे फर्क है बताओ ना। उस पे तारीख लग रही है सुप्रीम कोर्ट में। पत्नी सोनम वांगचुक की धक्के खा रही है, तारीख पे तारीख लग रही है। किसे फर्क है? सोनम वांगचुक की पत्नी छोड़ दो, किसे फर्क है उसके अलावा इस देश में? हमें कोई है, फर्क नहीं। आपको, किससे फर्क है? तो ये फर्क मैनू की इस पे चलता है। मैनू की, सोनम वांगचुक गया, मैनू की देशद्रोही था, वो स्टेब्लिश कर दिया। उन उन पुलिस वालों ने बता दिया देशद्रोही, जो सोनम वांगचुक के सामने खड़े होने का औकात नहीं थी, जिसकी उसकी इंटरनेशनल फेम और जो है कामों के सामने जिनकी खड़े होने का औकात नहीं थी, पजामा पहन के, वो देशद्रोही बता रहे हैं। झंडू केसरी है। क्या इनका सम्मान करेंगे? कहां इनका सम्मान ओढ़ेंगे, बिछाएंगे? सम्मान लायक है ये सब? दिक्कत यह है, वो दौर है जहां पर जो सम्मान लायक नहीं है, उसी का सम्मान करना मजबूरी हो गया है। सम्मान करो, उसी में ये महोदय लोग भी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सम्मान करो भैया, सम्मान करो, मजबूरी, सम्मान करो। तो अब ये सम्मान नहीं है, ये भय है। विधायिका, कार्यपालिका, इसमें लोग भय से सम्मान करते थे। साहेब आए तो आदमी थोड़ा सम्मान से खड़ा होता था, अरे खड़ा हो जो, नहीं साहेब फंसा देंगे, मुकदमे 2 4 करवा देंगे। अब वही स्थिति उधर भी हो गई, वहां भी सम्मान को नहीं बुला लेंगे। और बाकी एक इतना बड़ा धड़ा है, वो कहता सम्मान, गाली दो, इनकी हैसियत नहीं कि हमारा कुछ कर पाऊंगे। ऐसे भी लोग हैं। निशिकांत दुबे हैं, गरियाया मन भर, क्योंकि पता था रे इनकी हैसियत है, ये क्या करेंगे हमारा। वो सर्विंग जूता उठा। सर्विंग सर्विंग सीजीआई खन्ना का नाम लेकर के उस आदमी ने ये कहा कि इस हाँ। देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, कोर्ट अनकोर्ट। हाँ। उसको हाँ। नोटिस भी गया हो तो बता दीजिए। मैं दूसरा कह रहा हूं, मत दीजिए नोटिस, केवल ये पूछ लीजिए गृह युद्ध कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो ये हाँ। पूछ, ये तो बताना चाहिए। हाँ। आप एक हाँ। बार गृह युद्ध कह के देख लीजिए, शाम तक पर्चा दर्ज हो जाएगा। हाँ। कह के हाँ। देख लीजिए। और हाँ वो कि बता रहे हैं देश में इतने गृह युद्ध चल रहे हैं, जहां जहां भी चल रहे हैं, तो वो लिस्ट दे दो बस, कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक है, भाजपा का सांसद है भाई, मैं और आप गलत कैसे कह सकते हैं? वो सूची दे दो कहां कहां चल रहे हैं। संजीव खन्ना जिम्मेवार है या नहीं, वो तो कोई बात की बात है, बताओ तो सही कि इतना प्रतापी, इतना यशस्वी होम मिनिस्टर होने के बाद इस देश में गृह युद्ध भी चल रहे हैं, हमें तो नहीं पता था। वो बता रहा है तो कम से कम उसको स्टेब्लिश, आपकी तो औकात नहीं है कि उससे ये पूछ लो, नोटिस कर दो कि तुमने कंटेम्प्ट किया, वो मत करो। केवल ये पूछ लो चिट्ठी लिख करके कि भाई साहब वो गृह युद्ध कहाँ का है, जरा हम भी देख लेते एक बार। ये करने की भी हिम्मत नहीं है। और आम नागरिक का क्या है कि कोई भी कंटेंट अपलोड होने से पहले एक मैकेनिज्म बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये मैंने आपको 2024 के चुनाव से पहले कहा था, रिकॉर्ड की बात है ये। और अभी तो बहुत कुछ होना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जुडिशियल सैंक्टिटी के साथ, और पहले जुडिशियल सैंक्टिटी है तब दिशा निर्देश बढ़ेंगे।
उल्टा है। पहले आप चेक किया कि सरकार की बात को चैलेंज किया करते कि ऐसा कोई प्रयास है, और इसको चैलेंज करते हैं कि राइट टू फ्री स्पीच का ये उल्लंघन। अब तो कोर्ट ये कह रहा है कि दिशा निर्देश बनाइए, आप कर अब लीजिए, कहाँ कहाँ जाएंगे, चले, कहाँ अब तो जाओगे सरकार बताओ। कहेगी भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, नहीं नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगी, करना कंटेम्प्ट हो पड़ेगा। जाए। उल्टा है। तो नया भारत आपको मुबारक हो। आप बस कहते ना वो गाना था, इसको और प्यार का मजा लीजिए, तो मेरी सरकार का मजा लीजिए, अब उसमें ये जोड़ दीजिए, मेरी सरकार का मजा लीजिए, लीजिए मजा सब लोग। और देश में खबर क्या चलती है, यूएन में पाकिस्तान में न्यायपालिका की आजादी पर रोक लगी है, उसको लेकर यूएन में बहुत बड़ी चर्चा हुई है। अरे कभी अपने घर में झांक लो, अपने घर में झांक लो, चद्दर फटी है, गद्दा सड़ चुका है, बदबू आ रहा है, झांक लो कभी उसमें भी, हमें इजाजत दीजिए। और अगर और दिक्कत नहीं आएगी, चलिए उसको अलग ही हम अपलोड कर देंगे वो पूरा, इसमें यही क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा, उसको अलग अपलोड करेंगे, या हम इसमें लिंक डाल देंगे जहां पर वो मौजूद है वहीं पर आप लोग जाके देख लें, वो भी बेहतर रहेगा। आप देखिए पूरा अंग्रेजी में जो भी तर्क रखा है मनमोहन सिंह और प्रिबल ने, वो देखिए, आप लोग देखना चाहिए मुझे लगता है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।